Good afternoon, students. Today we are going to discuss derivatization in gas chromatography. सबसे पहले derivatization होता क्या है? Derivatization is the process of chemically modifying a compound to produce a new compound that has properties that are suitable for analysis using a gas chromatography or HPLC. जब हमने गैस क्रोमेटोग्राफी की थी तो हमने एक चीज की थी कि कंपाउंड जो है आपका सैंपल जो है वो वॉलेटाइल होना चाहिए। एट टाइम्स क्या होता है कि सैंपल की वॉलेटिलिटी हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती है। कभी वो ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता है और कभी हमें उसकी वॉलेटिलिटी उसको कम करने के लिए उसके साथ उसकी स्ट्रक्चर में कोई ऐसा ग्रुप लगाना पड़ता है ताकि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा डिफरेंस आए और जब हम चाहें तभी वो वॉलेटाइल हो ताकि उसकी सेपरेशन जो है वो आसानी से हो पाए। होता क्या है कि केमिकल स्ट्रक्चर जो है कंपाउंड का वो सेम रहता है, सिर्फ और सिर्फ हम उसका जो फंक्शनल ग्रुप है, सपोज कोई कंपाउंड है उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है या अमाइनो ग्रुप लगा है, ये होते हैं उसके फंक्शनल ग्रुप्स। उन फंक्शनल ग्रुप्स में से किसी एक ग्रुप के साथ हम कोई एक डेरिवेटिव अटैच कर देते हैं, उससे क्या होगा, उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। उन प्रॉपर्टीज के चेंज होने से उसकी जो डिटेक्शन है गैस क्रोमेटोग्राफी में वो हो जाती है प्रॉपरली। होता क्या है, पहले हमें प्रॉब्लम आ रही थी उस सैंपल को जब हम कॉलम में से रन करते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी के कॉलम में से, तो वो सैंपल सेपरेट नहीं हो रहा या सेपरेट हो रहा है तो सेपरेशन के टाइम मिक्स हो जाता है दूसरे कंपोनेंट्स के साथ। तो उसको डिटेक्टेबल बनाने के लिए और ये जानने के लिए कि वो किस चीज का सैंपल है, उसको एनालाइज करने के लिए हम उसकी डेरिवेटाइजेशन करते हैं। डेरिवेटाइजेशन जीसी में भी की जाती है, एचपीएलसी में भी की जाती है और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी की जाती है। अब सवाल ये आता है कि हमें डेरिवेटाइजेशन की जरूरत क्यों है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि कोई कंपाउंड ऐसा है जिसकी वॉलेटिलिटी सही नहीं है, मतलब सेपरेशन के टाइम वो पहले ही वॉलेटाइल हो जाता है, उड़ जाता है, और जो हमें एक एक अलग कंपोनेंट चाहिए होता है उसमें अलग होने के बजाय ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स इकट्ठे निकल आते हैं, या कोई ऐसा कंपाउंड है जो स्टेबल नहीं है। तो ये दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, उस सैंपल की या उस कंपाउंड की हम डेरिवेटाइजेशन कर देते हैं। और सेकेंड चीज है, हमें क्रोमेटोग्राफी में उस कंपाउंड को डिटेक्ट करने के लिए कि ये जो हम चाहते थे वही चीज निकली है, उसके लिए हमें डेरिवेटाइजेशन करनी पड़ती है। नेक्स्ट आते हैं आइडियल कैरेक्टर्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेरिवेटाइजेशन। डेरिवेटाइजेशन जो प्रोसेस है वो इतनी लंबी नहीं हो जानी चाहिए कि आपका जो सेपरेशन ही है उसमें प्रॉब्लम आ जाए। तो डेरिवेटाइजेशन शुड बी रैपिड, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब कि जितना हमें कंपाउंड चाहिए, एक क्वांटिटी हमारे हाथ में आए कि सपोजिटली इतने मिलीग्राम सैंपल हमारे पास हाथ में आया, एक क्वांटिटी डिफाइन कर सकें। एंड प्रोड्यूस मिनिमल बाय प्रोडक्ट्स, और कोई ऐसा ग्रुप नहीं हमने उसके साथ लगा देना कि उसके लगने से हमारे पास बाय प्रोडक्ट्स और भी चीजें निकलनी शुरू हो जाए, उससे हमारे एनालिसिस की एफिकेसी पे, एफिशिएंसी पे इम्पैक्ट आएगा। और दूसरी चीज, जो भी रिएजेंट, ये जो भी कंपाउंड हम डेरिवेटाइजेशन के लिए यूज कर रहे हैं, वो सैंपल हमारे एनालिसिस के प्रोसेस के साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर वो उसके साथ कहीं रिएक्शन कर देगा तो कंपाउंड जो आना चाहिए सेपरेट होके वो नहीं आएगा, कुछ और आएगा हमारे पास। एंड लास्ट, इजीली उसको रिमूव भी कर दें, क्योंकि हमें जो अपना सैंपल चाहिए वो उसी फॉर्म में चाहिए जिसमें हमने डाला था। डेरिवेटाइजेशन हमने की लेकिन डिटेक्शन में हमें वो चीज चाहिए जिसका हमने एनालिसिस करना है, मतलब जो उसके ऊपर हमने डेरिवेटाइज करके ग्रुप लगाया है उसको हम इजीली रिमूव भी कर सके। और डेरिवेटाइजेशन हमेशा नहीं करते हैं, डेरिवेटाइजेशन की जरूरत सिर्फ तब पड़ती है जब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है उसको सेपरेट करने का या उस कंपाउंड को डिटेक्ट करने का। अब आता है व्हाट डज डेरिवेटाइजेशन अकम्प्लिश,
मतलब डेरिवेटाइजेशन से होता क्या है, उसके क्या इफेक्ट क्या रहते हैं। सबसे पहला इफेक्ट आता है वॉलेटिलिटी पे। एग्जाम्पल ले लेते हैं शुगर्स की। शुगर्स में हाइड्रोक्सी ग्रुप बहुत सारे लगे होते हैं, तो जो आपकी डेरिवेटाइजेशन है वो क्या करती है, एलिमिनेट कर देती है हाइड्रोक्सी ग्रुप्स को। और डेरिवेटाइजेशन ज्यादातर हेट्रो एटम्स पे टारगेट करती है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया या फास्फोरस हो गया। उसके बाद ये क्या करती है, इंक्रीज करती है डिटेक्टेबिलिटी। जैसे एग्जांपल है हमारे पास स्टेरॉइड्स की। इंक्रीज करती है स्टेबिलिटी कंपाउंड की, रिड्यूस करती है उसकी एड्सॉर्प्शन को भी रिड्यूस करती है। कॉलम के ऊपर कई बार क्या होता है, सैंपल इतना ज्यादा एड्सॉर्ब हो जाता है कि उसको सेपरेट करना, निकालना ही मुश्किल हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए भी हम डेरिवेटाइजेशन करते हैं। और ये क्या करती है, साथ में सेंसिटिविटी बढ़ाती है ईसीडी की। आगे आती हैं टाइप्स ऑफ डेरिवेटाइजेशन। कितने तरह की डेरिवेटाइजेशन हो सकती है, कितने तरीके से हो सकती है। एक तरीका है सिलाइलेशन, दूसरा है एल्काइलेशन, एसाइलेशन एंड कायरल डेरिवेटाइजेशन। अब इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास सिलाइलेशन। सिलाइलेशन सबसे कॉमन मेथड है। इसमें क्या है, सैंपल जो है रेडिली वॉलेटाइल हो जाता है। इसका मैकेनिज्म क्या है, सबसे पहले हम इसमें एक सिलाइल डेरिवेटिव बनाते हैं। सिलाइल डेरिवेटिव जो है वो ज्यादा वॉलेटाइल है और थर्मली भी स्टेबल है। तो हम करते क्या हैं, जैसे ट्राइमिथाइल सिलेन ले लिया, ट्राइमिथाइल सिलाइल ग्रुप ऐड कर दिया और एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो हमारे पास ट्राइमिथाइल सिलाइल अटैच किया हुआ एक कंपाउंड बन जाएगा। ये होती कैसे है रिएक्शन, थ्रू न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब इसकी आगे इसकी रिएक्शन भी करेंगे। अब इसमें कौन सा सॉल्वेंट और क्या प्रिकॉशंस है। सबसे पहला आता है हमारे पास सिलाइलेशन रिएजेंट के लिए जो सॉल्वेंट है वो है वाटर या अल्कोहल। और सॉल्वेंट जो है हमारा प्योर होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज अगर सॉल्वेंट इम्प्योर होगा तो उसकी वजह से हमारे पास एक्सेसिव पीक्स आ जाएंगी। तो वो पीक्स ना आए, सॉल्वेंट हमारा प्योर हो। उसके अलावा कौन सा सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं हम, पिरिडिन यूज कर सकते हैं। और कई बार हम क्या करते हैं, जो आपका सिलाइलेटिंग रिएजेंट के अंदर सॉल्वेंट है वो हटा ही देते हैं, सीधा ही रिएजेंट को उसके ऊपर रिएक्ट करवा देते हैं। ये कुछ है ग्रुप्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर है। सपोज अल्कोहल हो गया, फिनोल हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, अमीन हो गया, अमाइड हो गया, हाइड्रोक्सिल हो गया। ये ग्रुप्स के सिलाइलेशन की तरफ उनकी क्या रिएक्टिविटी है, ईज ऑफ रिएक्टिविटी, ये इसी ऑर्डर में है। अल्कोहल फिनोल से ज्यादा है, फिनोल कार्बोक्सिलिक से, कार्बोक्सिलिक अमीन से, अमीन अमाइड से और अमाइड हाइड्रोक्सिल से। और उसी तरह से अगर अल्कोहल्स की पर्टिकुलर बात करें तो प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी अल्कोहल्स। और इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम सिलाइलेटिंग रिएजेंट यूज कर रहे हैं, वो उसको कभी भी रिएजेंट को कॉलम के ऊपर सीधा नहीं देना है। उससे वो क्या करेगा, वो उसके कॉलम की कैपेबिलिटी पे इफेक्ट आएगा। सिलाइलेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सबसे बड़ी पहली एडवांटेजेस में सबसे पहली एडवांटेज आती है कि इसके साथ हम वाइड वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स की सेपरेशन कर सकते हैं। और हमारे पास बहुत वैरायटी ऑफ सिलाइलेटिंग एजेंट्स अवेलेबल हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। और मेथड भी बहुत इजी है, इजीली हम इससे सिलाइलेटिंग कंपाउंड्स बना लेते हैं और सेपरेशन कर लेते हैं। डिसएडवांटेजेस में आती हैं कि ये मॉइस्चर सेंसिटिव होते हैं जो सिलाइलेशन रिएजेंट्स हैं। और कई बार क्या होता है कि इसमें हम सिर्फ एप्रोटिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ही यूज कर सकते हैं, दूसरे सॉल्वेंट नहीं यूज कर सकते। ये कुछ एग्जांपल्स आती हैं सिलाइलेटिंग एजेंट्स की और उनके मैकेनिज्म्स की, ये वो कैसे एक्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास NO बिस ट्राइमिथाइल सिलाइल एसिटामाइड। ये है NO बिस, मतलब ये है ट्राइसिलाइल
ग्रुप, ट्राई मिथाइल सिलाइल ग्रुप। सिलिकॉन है, उसके ऊपर एक मिथाइल, दो मिथाइल, तीन मिथाइल, TMS, ट्राई मिथाइल सिलाइल ग्रुप लगे हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी एक ट्राई मिथाइल सिलाइल ग्रुप है, सिलिकॉन, एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल, तीसरा मिथाइल। एक ये ट्राई मिथाइल ग्रुप ऑक्सीजन के ऊपर लगा है, दूसरा जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर लगा है। ये आगे किसके साथ जुड़े हुए हैं, C डबल बॉन्ड N, और इधर है हमारे पास मिथाइल। तो NO, N और O के ऊपर बिस, मतलब दो हैं, एक ये है और एक ये है, बिस ट्राई मिथाइल, एक दो तीन ट्राई मिथाइल सिलाइल, सिलिकॉन का सिलाइल एसिटामाइड, इसको बोलेंगे एसिटामाइड, BSA। अब ये ट्राई मिथाइल सिलाइल को हमने इसको TMS लिख दिया इस डायग्राम में, इस रिएक्शन में। ये रिएक्ट करेगा हमारे किसी भी, जिस भी कंपाउंड के साथ हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं। अब इसमें Y क्या है, अभी हमने डिस्कस किया कि ये हेटेरो एटम्स पे अटैक करता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, या फास्फोरस हो गया। तो इसमें Y कुछ भी हो सकता है, और R हमारे पास एल्काइल या एराइल ग्रुप है। जब हम इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, TMS YR, ये हाइड्रोजन जो है वो निकल गया और वो इसके साथ लग गया। ये ग्रुप, एक सेकेंड, हमारे पास पहले आया TMS YR, कैसे बना, ये TMS निकल गया और इसने ये वाला H ले लिया, तो हमारे पास TMS, सॉरी YH, ये H को छोड़ के इसने इस वाले ग्रुप के साथ अटैच हो जाना है, YR के साथ। तो एक तो आ गया हमारे पास TMS YR, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारे पास ये बचा, मैम ये रिप्लेस हुआ है क्या? हाँ अभी बता रही हूँ। अब दूसरा कंपाउंड हमारे पास क्या आ रहा है, CH3CONH TMS। अगर इसको देखें, CH3NC TMS और O, यहाँ पे O के ऊपर डबल बॉन्ड आ गया जब ये निकला यहाँ से, ये लीव कर गया इसको, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ठीक है, आपके पास आ गया यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये N का डबल बॉन्ड निकला यहाँ से, जो ये H बचा था, ये TMS तो ऑलरेडी इसके साथ जुड़ चुका है, इसके साथ, तो ये H जो था वो N के साथ जाके लग गया, तो आपके पास ये दो कंपाउंड्स आ गए, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, सेकेंड एग्जांपल आती है ट्राई मिथाइल क्लोरोसिलेन TMSCS। इसमें क्या है, ट्राई मिथाइल जैसे पिछले में था, क्लोरोसिलेन, सिलिकॉन के साथ यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, उसी तरह से एक कंपाउंड लेंगे जिसमें हेटेरो एटम है, उसने क्या करना है, यहाँ से आपके पास ये निकल जाएगा क्लोरो, और HCl निकल जाएगा, और YR इसके साथ सिलिकॉन के साथ जुड़ जाएगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड एग्जांपल आती है ट्राइमिथाइल सिलाइल इमिडाजोल TMSI। ट्राइमिथाइल सिलाइल इमिडाजोल में क्या है, जैसे पहले तीन मिथाइल थे, सिलिकॉन है, यहाँ पे एक इमिडाजोल रिंग लग गई है। तीनों में देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, पहले वाले में दो TMS ग्रुप्स लगे हैं, ये ट्राइमिथाइल, यहाँ पे ट्राइमिथाइल, और यहाँ पे एसिटामाइड ग्रुप। सेकेंड वाले में हमारे पास तीन मिथाइल एज इट इज, सिलिकॉन एज इट इज, क्लोरो लग गया। थर्ड वाले में हमारे पास उसी तरह से तीन मिथाइल सिलिकॉन के ऊपर और एक इमिडाजोल रिंग लग गई है। अब जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, सपोजिटली हमने इसमें एक फिनोल या अल्कोहल ले लिए, तो उसने क्या करना है, हमारे पास ट्राइमिथाइल ग्रुप एज इट इज OR लग जाएगा, और यहाँ से इमिडाजोल रिंग जो है वो अलग हो जाएगी, H जो है वो N के साथ निकल जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें आती है हमारे पास NO बिस ट्राइमिथाइल सिलाइल ट्राइफ्लोरो एसिटामाइड। NO
जैसे पीछे आया था बिस मतलब ट्राइमिथाइल सिलाइल, ओ के ऊपर भी ट्राइमिथाइल है, इसके ऊपर भी ट्राइमिथाइल है, सिलिकॉन के ऊपर एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, एक नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, यहाँ पे उसी तरह से यहाँ पे भी कार्बन है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पहले हमारे पास CF3 की जो आया है, अब पहले हमारे पास CH3 था। मिथाइल ग्रुप को हमने ट्राईफ्लोरो के साथ कन्वर्ट चेंज कर दिया। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा किसी कंपाउंड के साथ जिसमें हेटेरोएटम है, उसने क्या करना है, उसी तरह से TMS YR को अलग ले जाना है और बाकी का एसिटामाइड ग्रुप और एक TMS इसके साथ लगा रह जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें आती है हेक्सामिथाइल डाइसिलाजेन HMDS 1 2 3 1 2 3। हमारे पास 6 मिथाइल हेक्सामिथाइल डाइसिलाइल 1 और 2 डाइसिलाइल अजीन। जब एक नाइट्रोजन आ जाता है उसको बोलेंगे अजीन। इस कंपाउंड ने जब रिएक्ट करना है उसी तरह के एक कंपाउंड के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, एक TMS यहां से निकल जाएगा और वो क्या करेगा, इस वाले YR के साथ जुड़ जाएगा, और जो बाकी का बचेगा H वो इस N के साथ जुड़ेगा और ये सारा ग्रुप उसके साथ जुड़ जाएगा। हमारे पास ये दो कंपाउंड आ जाएंगे। बेसिकली हमने एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप के साथ डेरिवेटिव बनाना था सिलाइल का, वो हमने बना लिया। नेक्स्ट एग्जांपल आती है, इसमें हमारे पास N टर्शरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल इमिडाजोल TBD MSIM। इसमें क्या है, अब हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा है। पहले सिलिकॉन था, सिलिकॉन के ऊपर 3 मिथाइल लगे हुए थे, एक मिथाइल दूसरा मिथाइल। यहाँ पे जो तीसरा मिथाइल है उसको रिप्लेस करके हमने टर्शरी मिथाइल ग्रुप लगा दिया है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया है। और इधर सिलिकॉन के साथ चौथी पोजीशन पे उसके हमारे पास इमिडाजोल रिंग लगी है। अब जब ये कंपाउंड रिएक्ट करेगा हमारे सैंपल के साथ, इसमें सपोज हम कोई फिनोलिक या अल्कोहलिक ग्रुप OH ग्रुप ले लेते हैं, तो उसी तरीके से पहले उसने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास सैंपल O और ये ग्रुप लग जाएगा और हमारे पास बचेगा HX और ये इमिडाजोल निकल जाएगी। इसमें शो नहीं किया हुआ, मैं आपको दूसरी स्लाइड में समझाऊंगी। और एग्जांपल आती है हमारे पास डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन की DMDCS। 2 मिथाइल है और 2 ही क्लोरो है। ये भी उसी तरह से रिएक्ट करेगा, क्लोरो निकल जाएगा और HCl बना देगा और बाकी का सारा ग्रुप उसके साथ लग जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आती है एल्काइलेशन रिएक्शन। एल्काइलेशन रिएक्शन क्या है, हमने जो अपना कंपाउंड था उसके साथ कोई अल्काइल ग्रुप लगा देना है। तो अल्काइल ग्रुप लगने से क्या होगा, उसकी पोलैरिटी जो है वो कम हो जाएगी और जो एसिडिक हाइड्रोजन उस कंपाउंड ने रिलीज करने थे, उसकी एसिडिक हाइड्रोजन की रिएजेंट छोड़ने की भी कैपेसिटी पे इम्पैक्ट आएगा। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिनोल्स हैं, तो इनके हम क्या करते हैं, जब इनके साथ हम मिथाइल ग्रुप लगा देंगे या अल्काइल ग्रुप कोई भी लगा देंगे, तो एस्टर्स, ईथर्स या अमाइनो अल्काइल अमाइनो और अल्काइल अमाइड्स बन जाएंगे हमारे पास। ये कौन सा मेथड है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट होती है, मैकेनिज्म जो है वो न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट है। अब आती है अल्काइलेशन की एडवांटेजेस। सबसे पहली एडवांटेज है कि इसमें वाइड रेंज ऑफ रिएजेंट्स अवेलेबल है हमारे पास जिससे हम एल्काइलेशन कर सकते हैं, और रिएक्शन कंडीशंस भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड से लेके स्ट्रॉन्ग बेस तक हम वाइड रेंज है हमारे पास रिएक्शन कंडीशंस की, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और कुछ रिएक्शंस को इसमें हम एक्वस सॉल्यूशंस में भी कर सकते हैं। जो हमने सिलाइलेशन किया था उसमें हमने किया था कई बार कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही कर सकते हैं, पोलर सॉल्वेंट्स में दिक्कत आती है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, एक्वस में भी आप कर सकते हैं। मॉइस्चर सेंसिटिव थी सिलाइलेशन, लेकिन एल्काइलेशन में एक्वस मॉइस्चर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आती है कि ये जो डेरिवेटिव्स हैं एल्काइल ग्रुप लगने के बाद जो डेरिवेटिव्स बनते हैं, दे आर वेरी स्टेबल।
देन कम्स डिसएडवांटेजेस। इसमें सबसे पहले डिसएडवांटेज ये है कि ये लिमिटेड यूज कर सकते हैं हम, जैसे अमीन्स और एसिडिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के लिए ही यूज कर सकते हैं। और एट टाइम्स रिएक्शन कंडीशंस, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया स्ट्रांगली एसिडिक या स्ट्रांगली बेसिक हैं, तो ये कई बार रिएक्शन कंडीशंस बहुत सिवियर हो जाती हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आती है रिएजेंट्स आर ऑफन टॉक्सिक। कई बार जो ये रिएजेंट्स हैं वो टॉक्सिसिटी भी कॉज करते हैं। अब आते हैं इनकी एग्जांपल्स। सबसे पहला आता है हमारे पास ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड TMAH। इसमें हमारे पास एक नाइट्रोजन है, उसके ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं और इधर एक बेंजीन रिंग लगी है, और साथ में हमारे पास उसका हाइड्रोक्साइड है। यहाँ N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा जो इसमें शो नहीं किया हुआ। ये कैसे होगा? हमारे पास पहले हमने क्या किया, एक एसिडिक ग्रुप ले लिया, उसको मिथेनॉल से रिएक्ट कराया, और एक हमारे पास एक एस्टर आ गया RCOCH3, और पानी निकल गया। उसके बाद फिर एक और एस्टर लिया, उसकी ट्रांस एस्टेरिफिकेशन करा दी। कैसे कराई? सी एक एस्टर लिया जिसमें R ग्रुप लगा था, फिर से मिथाइल के साथ रिएक्ट कराया, और हमारे पास आ गया RCOCH3। ये जो मिथाइल है इसने इसके R डैश को रिप्लेस कर दिया। एस्टर से एस्टर ही बना लेकिन ग्रुप चेंज हो गया, और हमारे पास साथ में आ गई अल्कोहल बन गई। अब जैसे फिनोबार्बिटॉल की एग्जांपल लेते हैं। जब हम इसकी रिएक्शन ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमारे पास उसका मिथाइल डेरिवेटिव बन जाता है। कैसे? यहाँ पे इसके इस पोजीशन पे नाइट्रोजन के साथ H लगा है, और इस पोजीशन के नाइट्रोजन के साथ भी H लगा है। इसने क्या करना है, अपना मिथाइल दे देना है, और यहाँ पे N मिथाइल और इधर भी N मिथाइल लग जाना है। बाकी का सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल बोरोन ट्राइक्लोराइड इन क्लोरो इथेनॉल और मिथेनॉल में। BCl थ्राइस, 3 क्लोरीन बोरोन के ऊपर लगे हैं। पहले क्या होगा, एस्टेरिफिकेशन होगी। ये हमने कोई अल्कोहल ले ली, क्लोरो अल्कोहल, और इधर हमने ले लिया एसिड। उसने क्या किया, हमारे पास PCl3 की प्रेजेंस में RCOCH2Cl, ये दोनों ग्रुप जुड़ गए यहाँ पे, और हमारे पास ये OH और इसका H ये निकल गया। इस तरह से मैं शो करके बताती हूँ। ये H और ये H ये निकल जाते हैं, और हमारे पास ये आ जाता है RCOOCH2CH2Cl और वाटर। उसके बाद फिर से हम BCl3 डालेंगे तो इसकी ट्रांस एस्टेरिफिकेशन हो जाएगी। कैसे होगी? RCOOR, फिर से एक ग्रुप डाला, इसने क्या किया, R डैश को रिप्लेस करके हमारे पास ये बना दिया, और अल्कोहल ग्रुप। बेसिकली हमने स्टार्ट कहाँ से किया? एसिड से, और हमारे पास पहले एक एस्टर आया, उसके बाद दूसरा एस्टर आया। नेक्स्ट एग्जांपल आती है हमारे पास बोरोन ट्राइफ्लोराइड इन ब्यूटेनॉल। उसमें क्लोरो था, इसमें ट्राइफ्लोरो है। इसने भी क्या करना है, एस्टेरिफिकेशन करानी है। उसी तरह से एक एसिड लेंगे, एक अल्कोहल लेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ BF3 हमारे पास एस्टर आ जाएगा और पानी निकल जाएगा। फिर आगे हम इसकी भी फिर से ट्रांस एस्टेरिफिकेशन भी करा सकते हैं। यहाँ पे ये मिस्टेक है, RCOR आना चाहिए था, R डैश आना चाहिए था। और फिर से हमने एक अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराया, हमारे पास क्या आया, RCOOCH2। फिर से यहाँ से R डैश निकलेगा और ये OH निकलेगा, R डैश OH बन जाएगा, और बाकी दोनों ग्रुप्स आपस में जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट आती है हमारे पास एग्जांपल मिथेनॉल इन एसिड। मिथेनॉल को हम HCl या H2SO4 में जब यूज करते हैं तो वो भी अल्काइलेशन करा देता है। सिमिलरली RCOH और मिथेनॉल सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में वाटर निकल जाएगा, और आपके पास ये H गया और ये OH गया, RCOOCH3। फिर ट्रांस एस्टेरिफिकेशन भी हो सकती है इसके साथ। एक कोई भी एस्टर लिया, उसमें मिथेनॉल डाली, उसने क्या करना है, R डैश को निकालना है, यहाँ से OH निकलेगा और आपके पास आ जाएगा RCOOCH3।
नेक्स्ट एग्जांपल आती है हमारे पास पेंटाफ्लोरो बेंजाइल ब्रोमाइड एंड हेक्सा ऑक्सी साइक्लोऑक्टाडेकेन की। ये दो एग्जांपल्स हैं। पेंटाफ्लोरो मतलब 5 फ्लोरीन लगे हुए हैं बेंजीन के ऊपर, और इधर हमारे पास CH2Br है, बेंजाइल ग्रुप है। और दूसरा है हेक्सा ऑक्टो, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन, हेक्सा ऑक्सा साइक्लो साइक्लिक है, 6 ऑक्सीजन लगे हैं। और ऑक्टाडिकेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 और 1 2 3 4 5 6 18 टोटल 18 एटम्स लगे हैं। 6 उसमें ऑक्सीजन के हैं, 12 हमारे पास कार्बन के हैं। इन्होंने कैसे रिएक्ट करना है, उसी तरीके से जैसे कोई भी एसिडिक ग्रुप लिया, पहले पेंटाफ्लोरोबेंजाइल ब्रोमाइड ने रिएक्ट करना है और हमारे पास HBr निकल जाएगा। HBr निकलेगा, ये सारा का सारा ग्रुप, ये वाला बेंजाइल ग्रुप और ये फ्लोरो उसके साथ जुड़ जाएगा। उसी तरह से अब हम आगे अगर बात करें इसकी हेक्सा ऑक्सा साइक्लो ऑक्टाडेकेन की, इसने क्या करना है, ये हमने कोई एसिडिक ग्रुप ले लिया, पोटेशियम सॉल्ट ले लिया किसी एसिड का, उसने क्या करना है, यहाँ पे पोटेशियम ने इसके साथ जाके अंदर एक पार्शियल बॉन्ड यहाँ पे शो कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सा बना देना है, और RCO नेगेटिव जो है हमारे पास अलग हो जाएगा। अब जो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स बना एसिड का और इसके रिएजेंट का, उसको आगे हम फिर से रिएक्ट कराएंगे एक अलग अल्काइल ग्रुप वाले ग्रुप के साथ, R-X के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा RCOR- और ये निकल जाएगा। तो हमारे पास एक एस्टर फिर से बन गया। तो इस तरह से हमने डेरिवेटिव बनाते जाने हैं। तो ये था हमारे पास दो तरह की रिएक्शंस डेरिवेटाइजेशन की। फर्स्ट वाज सिलाइलेशन, सेकंड वाज एल्काइलेशन। नेक्स्ट हमारे पास आती है एसाइलेशन और कायरल। लास्ट है हमारे पास कायरल डेरिवेटाइजेशन, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मम्मी